नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि आज़ादी के बाद किस तरह से भारत में नए नए राज्यों का गठन हुआ और कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, इन सभी को भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद से ही ये मांग उठने लगी थी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए। और ये मांग दक्षिण भारत में ज़्यादातर देखने को मिला और आंदोलन के रूप में वहाँ पर सामने भी आया। तो इस तरह से भारत सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन यानी गठन किया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर विभिन्न समय पर समिति बनाते रहे। और कौन कौन से समितियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा 1948 ईस्वी में सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य का गठन के लिए समिति का निर्माण किया गया। भाषाई प्रांत आयोग पहला समिति था एस के धर समिति। एस के धर समिति। एस के धर समिति का निर्माण किया गया था इन विषयों को पड़ताल करने के लिए कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है या नहीं। इस समिति का गठन किया गया था 1948 ईस्वी में जून में, और इन्होंने दिसंबर ईस्वी में अपना रिकमेंडेशन, अपना जो भी सिफारिश है सरकार के सामने पेश किया। तो एस के धर समिति का कहना था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ये याद रखने वाली बात है कि एस के धर समिति का रिकमेंडेशन था कि भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। लेकिन इस समिति के सिफारिश के बाद भी जनता में असंतोष आया और आंदोलन चलते रहा। तो इसको देखते हुए सरकार ने और एक समिति का निर्माण किया था इसके बाद में, जिसको हम लोग JVP समिति भी कहते हैं। इसका गठन दिसंबर 1948 ईस्वी में किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे। JVP जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारामैया। तो इन समिति का रिपोर्ट 1949 ईस्वी में अप्रैल में आया। इन्होंने बताया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन्होंने भी उस विषय को दरकिनार किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में ये मांग फिर भी प्रबल रूप से उठने लगी कि नहीं, भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इसको लेकर आंदोलन तेज हुआ और 1952 ईस्वी में एक गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामुल। इन्होंने भूख हड़ताल किया कि तेलुगु भाषियों के लिए मद्रास प्रांत जो उस समय तत्कालीन था, अभी जो तमिलनाडु है उससे अलग कर एक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए तेलुगु भाषियों के लिए। और उन्होंने 56 दिनों का अनशन किया और अनशन करने के बाद वे देहांत हो गया उनका 56 दिनों के बाद। तो इसके बाद सरकार पर दबाव बना कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए, और इस दबाव में आकर सरकार ने 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में आप लोगों को कि कौन ऐसा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर पहली बार किया गया है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इसके बाद भारत सरकार ने सोचा कि राज्यों का पुनर्गठन
किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ईस्वी में, और इसमें 3 सदस्य थे। त्रिसदस्यीय आयोग था और जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, और दूसरे थे एम फन्निकर, और तीसरे थे एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू जी। इन्होंने अपना सिफारिश, इसका गठन 1953 में हुआ था और इन्होंने अपना जो रिपोर्ट था, सिफारिश था, 1955 ईस्वी में सरकार को सौंप दिया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है, आप लोगों को समझने वाली, कि 1953 ईस्वी में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इन्होंने क्या सिफारिश की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये बात कही कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गौर किया जाना चाहिए और याद रखने वाली बात है कि पुनर्गठन आयोग ने यह कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य को स्वीकार नहीं किया। यह फॉर्मूला नहीं लागू होगा। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो होगा, लेकिन एक भाषा के आधार पर एक राज्य इस तरह से नहीं बनाया जाएगा। बल्कि इन्होंने 4 बातें कही थी कि भाषा और संस्कृति की एकरूपता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाएगा, और जो देश की अखंडता है, देश की सुरक्षा है, इसको भी मद्देनजर रखते हुए राज्यों का गठन किया जाएगा। और चौथी बात थी कि जो लोगों की जो कल्याण की बात है और उसका संवर्धन का बात है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए राज्यों का गठन किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या मुख्य बातें थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस सिफारिश के बाद सरकार ने 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया और इसके आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद भारत में कितने राज्य थे। तो भारत में उस समय वर्तमान में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो हम लोग देखते हैं कि सरकार के पास ये अधिकार होता है, संसद के पास, केंद्र सरकार के पास, कि वो राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों का सीमा का फिर से निर्धारण कर सकती है, या तो उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो ये शक्ति आर्टिकल 3, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी नए राज्य का गठन या तो उस राज्य का नाम परिवर्तन या तो सीमाओं का फिर से सीमांकन करना, ये आर्टिकल कितना में वर्णन किया हुआ है। तो आप लोगों को बता दें कि आर्टिकल 3, जिसमें यह वर्णन किया हुआ है कि किसी भी नए राज्य का गठन किस तरह से किया जाना चाहिए, और राज्य का नामकरण यानी राज्य का नाम में फिर से बदला जा सकता है, यह शक्ति केंद्र सरकार के पास है, यानी संसद के पास है। ठीक है, यह हुआ कानूनी पहलू, इसको आप लोग समझिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 1960 ईस्वी। आप लोग सुने होंगे आज़ादी से पहले का, अगर आप लोग इतिहास पढ़ते हैं उसमें, कि बम्बई प्रांत। तो बम्बई प्रांत उसको पहले कहा जाता था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र और अभी जो गुजरात प्रांत है, इन दोनों के सम्मिलित रूप को पहले बम्बई प्रांत कहा जाता था। तो हम लोग देखते हैं कि जो अभी तत्कालीन महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वहाँ पे मराठी भाषा बोलने वाले लोगों की अधिकता थी, और जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर
गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों की अधिकता थी। तो वहाँ पर भी आंदोलन शुरू हुआ कि इस बम्बई प्रांत को 2 भागों में बांटा जाए, यानी गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग गुजरात राज्य का गठन किया जाए। तो 1960 ईस्वी में बम्बई प्रांत को 2 भागों में बांटा गया। इसको 2 भागों में बांटा गया, महाराष्ट्र और दूसरा बना गुजरात। ये बना 1 मई 1960 में। और ये जो महाराष्ट्र है ये बम्बई प्रांत का ही प्रतिनिधि के रूप में रहा और इससे अलग होकर गुजरात बना 1 मई 1960 ईस्वी में। तो ये जो गुजरात प्रांत बना, हम लोग देखें कि 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये गुजरात प्रांत भारत का 15वां राज्य बना, यानी 15वां राज्य के रूप में ये इसका गठन किया गया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उन्नीस सौ 63 ईस्वी में नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। उन्नीस सौ 63 ईस्वी में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। तो उस समय के ये असम के अंतर्गत ही आता था। तो जो नागा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें नागा जनजाति रहते हैं। तो उन लोगों का मांग था कि हमारे लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया गया है। तब 1963 ईस्वी में नागा लोगों के लिए नागा पहाड़ी का जो क्षेत्र था, आसपास का जो क्षेत्र था, उसके साथ साथ तवांग का क्षेत्र को भी शामिल किया गया और एक राज्य नागालैंड बनाया गया 1963 ईस्वी में। और ये जो तवांग है ये नेफा का एक डिवीजन था जिसको नागालैंड में शामिल किया गया और पूर्ण रूप से एक नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश, उनका निर्माण किस तरह से हुआ है, सिलसिलेवार रूप से समझते जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली पुर्तगाल का उपनिवेश था। ये 1954 ईस्वी तक पुर्तगाल का उपनिवेश था। बाद में इसको भारत में शामिल किया गया। लेकिन 1954 से 1961 ईस्वी तक दादरा नगर हवेली में वहाँ की जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से शासन संचालित किया जाते रहा। लेकिन भारत सरकार के द्वारा 1961 ईस्वी में संविधान में 10वां संशोधन किया गया। संविधान में 10वां संशोधन किया गया और दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आप लोग समझ गए हैं यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं कि गोवा, दमन व दीव के बारे में। ये भी पुर्तगाल का उपनिवेश हुआ करता था 1961 ईस्वी तक। लेकिन भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 1961 ईस्वी में पुलिसिया कार्रवाई किया गया और इसको भारत में शामिल कर लिया गया, भारत में इसका विलय हो गया। तो 1961 ईस्वी के दिसंबर में ऑपरेशन विजय एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत इसको भारत में शामिल किया गया। और हम लोग देखते हैं कि गोवा को भारत में शामिल करने के दिन को 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से फिर 1961 ईस्वी में भारत के संविधान में 12वां संविधान संशोधन किया गया और गोवा और दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित
प्रदेश के रूप में मान्यता दिया गया। अब देखते हैं पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि 1954 ईस्वी तक ये फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। ठीक है, तो 1954 ईस्वी में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया और ये बाद में भारत का अंग बन गया। लेकिन 1962 ईस्वी तक पुडुचेरी में शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा मतलब एक अधिकृत राज्य के रूप में ही संचालित किया जाते रहा और बाद में 1962 ईस्वी में संविधान में 14वां संशोधन किया गया। 14वां संशोधन किया गया 1962 ईस्वी में और पुडुचेरी को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिया गया और शामिल किया गया। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा भी है, जैसे दिल्ली में भी है, यहाँ भी है। इसको याद रखने वाला बात है। और एक जो याद रखने वाली जो बात है कि पुडुचेरी के 4 जिले हैं। एक तो हुआ पुडुचेरी और दूसरा नंबर में यनम, तीसरा माहे और चौथा नंबर में कराईकल। तो ये क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? तो आप लोगों को बता दें कि ये जो चारों राज्य है ये एक दूसरे से भौगोलिक रूप से सटे हुए नहीं हैं, ये अलग अलग राज्य में अवस्थित हैं। और सांस्कृतिक जो इनकी एकांकी है, मतलब सांस्कृतिक जो इन लोगों की मेलजोल है, ये एक तरह की है, जिस कारण से इनको पुडुचेरी के अंतर्गत ही एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। और एक याद रखने वाली बात है आप लोगों को कि 2006 ईस्वी में पुडुचेरी पहले नाम नहीं था, पहले इसका नाम था पांडिचेरी। बाद में इसको 2006 ईस्वी में इसका नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया है। अब देखते हैं 1966 ईस्वी में पंजाब प्रांत। तो 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य हुआ करते थे, जिसको पंजाब प्रांत कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश भी पंजाब के ही अंतर्गत था। तो 1966 में उससे पहले से ही ये आंदोलन शुरू हुआ और ये बात शुरू हुआ कि पंजाबियों के लिए एक अलग राज्य पंजाब और हरियाणा बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य हरियाणा का निर्माण किया जाए। तब शाह कमीशन का गठन किया गया और शाह समिति के सिफारिश के बाद पंजाब प्रांत को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भाग, एक हुआ पंजाब और दूसरा हुआ हरियाणा। और हिमाचल प्रदेश जो उस समय पहाड़ी इलाका था, अभी भी पहाड़ी इलाका ही है, उसको प्रशासन के मद्देनजर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बन गए और हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि 66 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया और 1971 ईस्वी में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, दोस्तों 1972 ईस्वी में 3 राज्य को, जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो थे, उसको पूर्ण राज्य के रूप में गठित किया गया था, मान्यता दिया गया था। वह 3 राज्य थे। एक था
मणिपुर और दूसरा था त्रिपुरा और तीसरा था मेघालय। आप लोगों को बता दें कि मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे और 1972 ईस्वी में इन दोनों को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। और ये जो मेघालय है ये 1972 से पहले एक उपराज्य था और एक स्वशासित क्षेत्र के रूप में ये असम के अंतर्गत आता था, उपराज्य था ये। और 1969 ईस्वी में इसको स्वशासित क्षेत्र घोषित किया गया था। और 1972 ईस्वी में इसे भी पूर्ण रूप से राज्य बना दिया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं 1975 ईस्वी, सिक्किम के बारे में। सिक्किम पहले भारत का अभिन्न अंग यानी भारत का राज्य नहीं हुआ करता था। ये एक अलग रियासत था और यहाँ पे चोंग्याल का शासन चलता था, वहाँ के राजाओं को चोंग्याल कहा जाता था। तो 1975 ईस्वी में संविधान में 35वां संशोधन किया गया था और इसको एक सहराज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। पूरी तरह से भारत में शामिल नहीं किया गया था तब तक। इसका मतलब हुआ कि सिक्किम से भारतीय संसद में लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए सदस्य भेज सकते थे हुए, और भारत सरकार के तरफ से पहले से ही, आज़ादी के बाद से ही उनका रक्षा और विदेश मामला का नियंत्रण था। तो इसके बाद इसको सहराज्य का दर्जा दिया गया और इस तरह से भारत की जनता ने इसका आलोचना किया कि स्वराज्य के रूप में क्यों। तो बाद में सिक्किम में जनता के द्वारा एक जनमत आया कि सिक्किम को भारत में शामिल किया जाए। तब संविधान में 36वां संशोधन किया गया। उन्नीस सौ 75 में ही, और भारत में सिक्किम को शामिल कर लिया गया एक पूर्ण राज्य के रूप में। उन्नीस सौ 87 ईस्वी में 3 राज्यों को, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। ये कौन कौन से राज्य हैं हम लोग देखते हैं। मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और गोवा। उन्नीस सौ 87 ईस्वी में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम और ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, और अरुणाचल प्रदेश जिसको हम लोग नेफा के नाम से पहले जानते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में उस क्षेत्र में था अंग्रेज जमाना से। इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और गोवा, जिसे हम लोग देखे थे कि 1961 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और फिर बाद में इसे 1987 ईस्वी में एक राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। फिर आगे हम लोग देखते हैं 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में 3 नए राज्यों का गठन हुआ था भारत में, और वे कौन कौन थे। पहला था छत्तीसगढ़, दूसरा था उत्तराखंड और तीसरा था झारखंड।
छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, ये तीनों राज्यों का गठन नवंबर में ही हुआ था। इसका डेट आप लोगों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था आप लोगों का 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का, और उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर को, और झारखंड का 15 नवंबर को। तो ये कभी कभी पूछा भी जा सकता है आप लोगों को कि सिलसिलेवार कभी सजाने के तौर पे आता है कि किसका पहले गठन हुआ, उसके बाद किसका हुआ। तो छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर, उत्तराखंड का 9 नवंबर और झारखंड का 15 नवंबर में। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ भारत का 28वां राज्य झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया, और छत्तीसगढ़ 26वां, और उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। तो इसके बाद भी देखते हैं कि और राज्यों का गठन हुआ है। दो 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य फिर से 2 भागों में बट गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया। ये भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश से 10 जिला को अलग करके तेलंगाना बनाया गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उसको तेलंगाना बनाया गया। आगे हम लोग फिर देखते हैं 2019 ईस्वी में। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था 5 जुलाई को। आप लोगों को याद होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था, जम्मू और कश्मीर, और दूसरा था लद्दाख। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू और कश्मीर को बांटा गया, तो राज्यों की संख्या कितनी बढ़ गई, 29 से 28 हो गई। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 बढ़ गई। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 7 से 9 हो गई। इसको याद रखिएगा। फिर और एक बहुत ही रिसेंट में एक परिवर्तन हुआ है। 26 जनवरी 2020 में दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ सम्मिलित कर दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया गया है। इस तरह से अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 बच गई है, 2 को 1 कर दिया गया है, और राज्यों की संख्या 28। तो इस तरह से वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इसको याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक साथ मिला दिया गया है, विलय कर दिया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसका राजधानी दीव है। और आप लोगों को कुछ और जानने जो बातें हैं आप लोगों को बताते हैं, जो याद रखना चाहिए आप लोगों को। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसे राज्य थे जिनका नाम बाद में परिवर्तन किया गया है। तो आप लोगों को बता दें कि 1969 ईस्वी में मद्रास जो राज्य था उसका नाम तमिलनाडु हुआ। और 1973 ईस्वी में जो मैसूर राज्य था उसका नाम कर्नाटक किया गया। फिर आते हैं हम लोग 2006 ईस्वी में, जो उड़ीसा कहा जाता था उसको ओडिशा किया गया। और कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे कि जो पांडिचेरी था उसको पुदुचेरी किया गया। और जो उत्तरांचल था उसको उत्तराखंड किया गया।
आप लोगों को याद होगा, ये इसको याद कर लीजिएगा। और दो बातें हैं जो हम आप लोगों को बता दें। आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं आप लोगों को वर्णन मिलता होगा कि संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत किसको कहा जाता था? वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है और जो उत्तराखंड है, ये उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और दूसरा एक आप लोगों को मिलता होगा पुस्तकों में कि मध्य प्रांत। तो बता दें आप लोगों की जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र, इन सभी को मिलाकर मध्य प्रांत कहा जाता था, जिसका राजधानी नागपुर हुआ करता था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा, और आप लोगों अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हैं कि कैसा लगा या तो क्या सुधार किया जाना चाहिए, इस विषय पर भी आप लोग बात रख सकते हैं। जय हिंद।